हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज इस लेक्चर में जो वेव एंड ऑसिलेशन का एक रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो बुक का नाम है वेव एंड ऑसिलेशन और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है कपल्ड ऑसिलेटर है, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी है, हमारा नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है NMV जिसको कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं जिसको हम करवा देते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कपल्ड ऑसिलेटर की। तो कपल्ड ऑसिलेटर में कई सारे स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक है वो बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, लेकिन ये रिलैक्स रहो, इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको तकलीफ़ ना आए। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और या कुछ हेल्प की जाएगी आपकी जिससे आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकें। कपल्ड ऑसिलेटर से देखो एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, तो आप इसके एक क्वेश्चन के साथ इसको तैयार कर लें। सबसे पहले आपको बता दिया था, हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, कि हमारे पास यदि एक ऑसिलेटर है, एक दोलक है, तो वो कपल्ड नहीं होगा। कपल्ड में क्या होगा कि कम से कम दो ऑसिलेटर होने चाहिए और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। मतलब इन दोनों का जो ऑसिलेशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। ये इनका जो ऑसिलेशन है, इनका जो मोशन है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। इसको क्या कहते हैं? कपल्ड ऑसिलेटर। जब हम इसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो कि हमने आपको करवा रखी है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमको दो तरह की इक्वेशन मिलती हैं। ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं। dt² प्लस ω1² x बराबर 0, और यहाँ पे जो ω1 का काम करता है वो करता है, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये होती है ω0 के बराबर। और एक इक्वेशन और मिलती है d²y अपॉन, हमने शायद वहाँ कैपिटल Y लिखवाया है, तो आप लोग अपने हिसाब से ω0² 2k/m की पावर हाफ y बराबर 0। ठीक है, और यहाँ ये ω2² के बराबर होता है, तो ω2 हम लिख सकते हैं। ये क्या है? ऐसा करो, इसको ω0² करो, तो ये पहली फ्रिक्वेंसी है ω1 और ये है दूसरी फ्रिक्वेंसी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ω0² 2k/m। बस आपको ये दो फ्रिक्वेंसी ही याद रखनी है, इक्वेशन भले ही याद ना रहे, कोई परेशानी नहीं है। एक बात आपने ये रियलाइज़ की होगी कि जिसने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा है, ध्यान से समझना, जिसने कपल्ड ऑसिलेटर के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना है, इस इक्वेशन को पहले एक बार देख लिया है, उसको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, फ्रेशर स्टूडेंट हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। यदि मुश्किल है तो थोड़ा डिटेल देख लीजिए। यदि यहाँ हम डिटेल देंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए लेक्चर को इतने कम समय में शूट करना। इस वजह से क्या होता है कि हमको डिटेल पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ध्यान रखें कि कपल्ड ऑसिलेटर की दो फ्रिक्वेंसीज होंगी, ω1 और ω2। क्यों होंगी? ये दोनों फ्रिक्वेंसी हमको क्या बताती हैं? ये दो फ्रिक्वेंसी हमको बताती हैं कि इस कपल्ड ऑसिलेटर की जो मोशन है वो दो तरीके से होती है। तो क्या लिखेंगे? ω1 एंड ω2 इसकी कपल्ड ऑसिलेटर की, कपल्ड ऑसिलेटर की दो विधाएं हैं। क्या है? विधाएं मतलब तरीके, ऐसे लिखते हैं ना, मतलब कुल मिला के इनको नॉर्मल मोड, विधा का मतलब होता है मोड, कितने तरीके से, नॉर्मल मोड, फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। विधाएं देखो, यह है दो ω1 और ω2 कपल्ड ऑसिलेटर की दो विधाएं चलो हैं, और इनको कहते हैं नॉर्मल मोड ऑफ फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी का सामान्य विधाएं। ये क्या है? ये पहला तरीका है। ये क्या है? ये दूसरा तरीका है। जब ω1 बराबर ω0 होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑसिलेटर है, कपल्ड ऑसिलेटर, उसकी मोशन कुछ इस तरीके से होगी।
ये एक साथ आगे जाएगा और एक साथ कहाँ आएगा, पीछे आएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों समान कला में समान परिमाण के आयाम से गतिशील रहते हैं। तो पहली कंडीशन आप लिखें, जब ω1 बराबर ω0 होगा तो समान कला में गति होगी, समान कला में। इसके अलावा समान आयाम होगा। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे k क्या है? k है इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी में k आ रहा है क्या? k नहीं आ रहा है। k नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे? कपलिंग मतलब युग्मन। युग्मन प्रभावी नहीं होगा। युग्मन का मतलब लिख देना k होता है, मतलब स्प्रिंग का कोई असर नहीं होगा, युग्मन प्रभावी नहीं होगा। ये 3 बातें आप ध्यान रखें। एक तो समान कला में एक साथ मूव करेंगे, उनकी कलाओं में कोई अंतर नहीं होगा, समान आयाम होगा और युग्मन कैसा होगा? प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि k नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखें कि ω2 जो है वो रूट ω0² 2k/m। और यदि ये फ्रिक्वेंसी है तो हमारे पास, आप यदि डिटेल में देखोगे तो हमको एक आयाम मिलता है x1 बराबर -x2 करके, इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब जो ऑसिलेशन है वो 2 तरीके से होंगे। या तो ये इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा इधर, तो स्प्रिंग जो है बहुत एक्सपेंशन हो जाएगा स्प्रिंग का, मतलब स्प्रिंग बड़ी हो जाएगी। या तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। तो ये ω2 फ्रिक्वेंसी से या ω2 के तरीके से या दूसरी विधा से जब ये मोशन करेगा तो 2 सिचुएशन बनती हैं, एक तो एक्सपेंशन की, एक कंप्रेशन की, एक संपीड़न की और एक विरलन की। तो ये कंडीशन जो है हमको क्या बताती हैं कि दोनों का जो आयाम है उसका परिमाण समान है। दोनों का आयाम, ये जितना इधर आएगा उतना ही ये इधर आएगा, ये इधर जितना जाएगा उतना ही इधर जाएगा। दोनों दोलकों के आयाम का, हमने परिमाण बोला है, दिशा नहीं, आयाम का परिमाण समान है। ठीक है, और एक बात और लिख लो, क्या लिखोगे? आयाम का परिमाण समान है, विपरीत कला है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। देखना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत कला में गति करते हैं। देखो, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है विपरीत कला में, जबकि ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो जरा, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है जिससे ये मोशन कर रहा है उसमें k आ रहा है। यस सर, तो क्या होगा? स्प्रिंग प्रभावी होगी या युग्मन क्या होगा? प्रभावी होगा। बस ये है ऑसिलेटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है, कैपिटल लिख दो आपकी जो इच्छा हो, x1 बराबर a1, स्मॉल लिख देते हैं, a1 cos ω/t, आपको शायद कुछ याद भी आ रहा होगा। x2 बराबर आता है a2 sin ω/t, और ω बराबर होता है तरंग की आवृत्ति। ये होती है तरंग की आवृत्ति, ध्यान रखना, माइनस वाली नहीं होती, ये होती है तरंग की आवृत्ति। ω बराबर ω1 + ω2/2। ठीक है, ये है किसकी आवृत्ति? तरंग की आवृत्ति। तो आप इसको नोट कर लें, फिर आपको हम आगे लेके चलते हैं। हटा दें इसको। ठीक है, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया? x1 बराबर a1 cos ω/t और x2 बताया a2 sin ω/t। ठीक है, ये माध्य क्या है? ये माध्य ऊर्जा है, तरंग की आवृत्ति है। क्या है ये? तरंग की आवृत्ति। हाँ जी, ध्यान से समझना। बात इतनी सी है कि आपको इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है। ठीक है, और ये आयाम को शो करता है, तो क्या लिखेंगे? युग्मित दोलक में आयाम, युग्मित दोलक में, यदि युग्मित दोलक के आयामों के मध्य कलांतर कितना होता है? π/2 का होता है, जो कि
ऊर्जा विनिमय को बताता है। किसको बताता है? ऊर्जा विनिमय को। मतलब यदि π/2 का कलांतर है तो पहला दोलक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा या दूसरा पहले को करेगा, और यदि दोनों का मास बराबर होगा तो क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। यदि ऊर्जा विनिमय मैक्सिमम कब होगा, ध्यान रखना, यदि समान द्रव्यमान के दोलक हैं तो ऊर्जा का विनिमय अधिकतम होगा। आप सभी स्टूडेंट जो हैं रिलेट कर पा रहे होंगे, और ऐसा उम्मीद करते हैं हम कि लास्ट टाइम पे पूरा बुक जो है उसमें हम ये समझ नहीं पाते, पूरा नोट्स कॉपी में हम ये समझ नहीं पाते कि पढ़ना क्या है, तो ये शायद आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा। थोड़ा सा क्यों, बताएगा आपको कि क्या पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ तो आप और भी सकते हैं, बट ये एसेंशियल चीज़ें हैं जिनको तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आ जाओ। अब हम बात करते हैं किसकी? ऊर्जा की बात कर लेते हैं। चलिए साहब, ऊर्जा देखो, एक ऊर्जा आती है पहले दोलक की, आपको याद होगा E0/2 क्या आती है? 1 + 2 cos ωmt। ठीक है। व्हाट इज़ द ओमेगा? दैट इज़ ω1 - ω2/2। ये क्या है? ये है आयाम की आवृत्ति। किसकी आवृत्ति है ये? आयाम की। और यहाँ पे आपको याद होगा शायद E0 बराबर होता है 1/2 m ω² और 2a का स्क्वायर। ये होता है क्या? E0 का मान। द्वितीय दोलक की ऊर्जा निकालेंगे तो कितनी आएगी? E0/2 1 - 2 cos ωmt। आपको याद होगा हमने ωm को चाहो तो 2π/t लिख सकते हो, और t की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, फॉर एग्जांपल t बराबर हमने t/4 रखा, तो यहाँ पे देखना, सॉल्व करना, E1 बराबर 0 हो जाएगा, और जो E2 है उसका वैल्यू कुछ आएगा, क्या आएगा चेक करना पड़ेगा। आई थिंक E0/2 आएगा क्या? E0 आएगा केवल। ठीक है। और यदि आप t बराबर क्या लिखेंगे? t/8 लिखेंगे तो E1 कितना आ जाएगा? E0/2, और E2 कितना आ जाएगा? E0/2। तो ध्यान रखना, ये एक ऐसा टाइम इंटरवल है t बराबर t/8 जो दोनों दोलकों की ऊर्जा कैसी होती है इस टाइम पीरियड पे? बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना नीचे वाला। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने आपको एक करवा रखा था ऊर्जा अंतराल, या क्या कह सकते हो उसको? ऊर्जा अंतराल क्यों? आवृत्ति परास कह सकते हैं। आवृत्ति अंतराल कह दो, आवृत्ति परास कह दो, बैंडविड्थ कह दो, कुछ भी कह दो, किसी भी नाम से आ सकता है। समय अंतराल भी पूछ सकता है। तो हम तो दो जानते हैं, दो फ्रिक्वेंसी हमारे पास है, एक ω2 और एक ω1, और आप अच्छे से जानते हैं ω2 का मतलब क्या है? ω0 + 2k/m² माइनस यह है ω0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है। इसको हम बार बार इतना बड़ा क्यों लिखें, डेल्टा ओमेगा लिख देते हैं, और ये आता है k/m ω0। क्या आता है? k/m ω0। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट? क्योंकि इसमें हम जब डेल्टा टी निकालते हैं तो हमको बहुत कुछ अलग रिजल्ट मिलता है। ये बेसिकली क्या है? डेल्टा ओमेगा है, और इसको अपन 2π डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, बात बराबर है। और ये आ जाएगा k/m ω0 के। चलिए साहब, यदि हमको डेल्टा टी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डेल्टा टी निकालना है तो 2π का मल्टीप्लाई m ω0 k के साथ। तो ये दोनों ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे हैं सर? हम अक्सर पढ़ते हैं, हमारे पास जो सिंपल फ्रिक्वेंसी होती है उसमें पढ़ते हैं √k/m। ठीक है। और जब हम t पढ़ते हैं तो हो जाता है 2π नहीं ऐसा करते हैं, यहाँ कंपैरिजन ठीक नहीं हो पाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखो ω0 हम पढ़ते हैं √k/m सिंपल के लिए, ये किसके लिए है? कपल्ड ऑसिलेटर के लिए। और हम ये वाला पढ़ते हैं t बराबर 2π√m/k। तो हमको बताओ यहाँ पे जो ω0 है वो प्रोपोर्शनल किसके है? k⁻½ के। यहाँ पे जो t है वो प्रोपोर्शनल किसके है? k⁻⁻1 के। माफ़ कर दिए? माफ़ करो साहब, क्यों? ये हाफ है, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो
यहाँ पे जो हमारा डेल्टा ओमेगा आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू आ रहा है के। हम भी देखो कितनी लापरवाही करते हैं। ये जो है ओमेगा नॉट वाला ये आएगा 1/2 और यहाँ पे टी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है के की पावर -1 के। कुल मिला के ये है कि सिंपल जो ऑसिलेटर है जिसमें एक ही दोलक है और जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मूव कर रहा है तो उसके लिए ओमेगा नॉट प्रोपोर्शनल टू होता है के की पावर हाफ। लेकिन हम यदि बात करेंगे कपल्ड ऑसिलेटर के लिए तो वहाँ प्रोपोर्शनल टू के होता है, के की पावर 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। डेल्टा टी जो है वो टी प्रोपोर्शनल टू के की पावर -1 होगा, वहाँ पे क्या होगा -1/2 होगा। तो ये हो गया आपका कपल्ड ऑसिलेटर। इसको अच्छे से ध्यान रखें, फिर आपको हम आगे लेके चलते हैं। हटा दें इसको। हाँ जी, अब हमारा जो टॉपिक है वो है एक छोटा सा टॉपिक, उसको याद रख लेना, एन कपल्ड ऑसिलेटर। वैसे तो क्वेश्चन कपल्ड ऑसिलेटर का जो अब तक पढ़ाया है उसी में से आ जाएगा, लेकिन फिर भी याद रख लेना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एन कपल्ड ऑसिलेटर, ठीक है। क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है, एक रिजिड वॉल लेनी है, दीवार, और इनके बीच में एक डोरी बांधनी है। अब हमको क्या करना है, इसमें कई सारे दोलक लगाने हैं, 1 2 3 एन लगा सकते हो, लेकिन हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जब केवल एक दोलक लगा हो। क्या लगा हो? एक दोलक। एक दोलक की कंडीशन हो तो हमको ए की फ्रिक्वेंसी मिलेगी कितनी? 2T/A। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यदि दो दोलक लगे होंगे तो दो फ्रिक्वेंसी मिलेंगी। जितने ज़्यादा दोलक लगाओगे उतने ही आपको क्या मिलेगी? फ्रिक्वेंसी मिलेगी। मतलब दो ऑसिलेटर, दो दोलक जुड़े हों तो क्या होगा? इस तरीके से एक यहाँ पे दो दोलक हो जाएंगे, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा? हमारे पास दो फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी। ω1 मान लें, T/स्मॉल m। स्मॉल क्या है? m क्या है? स्मॉल m उसका द्रव्यमान है, और ω2 क्या आ जाएगा? 3T/स्मॉल m। यदि तीन जुड़े होंगे तो, यदि कितने हों? तीन दोलक हों, और यदि तीन दोलक होंगे तो हमारे पास तीन फ्रिक्वेंसी आएगी, ω2 -√2 है ना, और T/ma इधर से आएगी ω2 2 + √2 √T/ma। ए क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस है, और ω3 बराबर आएगी 2T/m। ठीक है, ये याद रख लेना। एक टॉपिक होता है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इससे क्वेश्चन आ सकता है, देख लो। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये बहुत इजी टॉपिक है, वैसे सबको आता होगा। सिंपल तरीके से आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, उससे पूरा सॉल्व हो रहा है ये। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझाया था कि कोई भी सिस्टम है, सिस्टम में क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। तो यदि पार्टिकल्स वाइब्रेशन मोशन कर रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि वो कितने तरीके से वाइब्रेशन कर सकते हैं। वो पार्टिकल या वो सिस्टम जितने तरीके से वाइब्रेशन कर पाएगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है एक 3n-5। ये हम लिख देते हैं, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन बराबर 3n-5। स्मॉल n क्या है? कणों की संख्या या पार्टिकल की नंबर, कणों की संख्या। ठीक है। अब आपको पता है वाइब्रेशन करने के लिए कम से कम दो पार्टिकल तो होना जरूरी है। तो हम बात करेंगे डाई एटॉमिक की। डाई एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक कोई अणु है। डाई एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होगा? हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल H2 है, तो उसके लिए नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कितना आ जाएगा? 3 × 2 - 5 दैट इज़ 1। तो एक तरीके से वाइब्रेट कर सकता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है ट्राई एटॉमिक की। सर समस्या क्यों बोल रहे हो? नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर ट्राई एटॉमिक, यहाँ लिख देते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, आपको पढ़ा है अच्छे से, क्या होता है? लीनियर मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है नॉन लीनियर। सर अंतर क्या होता है उनकी स्ट्रक्चर का? एक बिल्कुल लाइन के जैसा होता है और एक लाइन से अलग होता है। जैसे CO2 की बात करें तो दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, तो कैसा है? 3 एटम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड C, इस तरीके से। तो बिल्कुल सीधी लाइन जैसा स्ट्रक्चर है तो लीनियर होगा, और जब लीनियर होगा तो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन निकाले जाएंगे 3n-5 से, मतलब वही फॉर्मूला रहेगा। तो यदि कार्बन के लिए निकालें तो 3 × 3, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है, 5 बराबर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा जी? बराबर 4। हम बात करें नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर कौन सा है? जैसे H2O है, H2O का स्ट्रक्चर कैसे होता है? O यहाँ होता है, H यहाँ और H यहाँ। तो नॉन लीनियर सिचुएशन में जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें 3n-6 कर दिया जाता है। तो यदि यहाँ आप देखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 × 3 - 6 = 3। तो 3 तरीके से वाइब्रेट कर सकता है। कार्बन की कुछ खास बात होती है, CO2 की कुछ खास बात होती है कि यदि डिजनरेसी है, विद डिजनरेसी लिख देते हैं, यदि डिजनरेसी है तो आपका नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं 4, और यदि विदाउट डिजनरेसी है तो होते हैं 3। ठीक है, कोई बात नहीं, चक्कर मत पड़ो, ये याद रखो। और ध्यान रखना, कुछ हमने ऑसिलेटर और लिखवाए थे, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कुछ और लिखवाए थे, उनको भी आप याद कर लेना अपने बेस पे। यहाँ हम लिखेंगे सब कुछ, जैसे आपको याद है कुछ इस तरीके से लिखवाए थे। ठीक है, 2K/μ, ठीक है, इस तरीके से भी लिखवाया था ना, एक समान K हो तो 3 ± √5 K/m। तो हम ऐसा चाहते हैं कि आप इनको खुद अपने बेस पे कर लें, क्योंकि इन सबको लिखवाएंगे तो संजीवनी नहीं होगा, पर संजीवना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर लिख लेना, याद कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए साहब, एक टॉपिक है छोटा सा हमारा, 100% लगा लो इसके ऊपर, ही आएगा पेपर में। ठीक है, RPSC फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पेपर में आएगा, और है VG एंड VP। आप समझ ही गए होंगे, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। पूरा टॉपिक आप लिख लें। हम लिखें? नहीं सर, हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। फेज वेलोसिटी मतलब कलावेग, एंड ग्रुप वेलोसिटी मतलब समूहवेग। तो देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि कोई भी वेव है उसकी कला जो है वो नियत रहनी चाहिए समय के साथ, तो फेज वेलोसिटी है। और ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्या है? तरंग का आयाम समय के साथ नियत रहना चाहिए। तो ये हो गई फेज वेलोसिटी, इसका P ले लिया, और यहाँ से ग्रुप वेलोसिटी लिखेंगे तो dω/d लिखेंगे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों तो बहुत है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक रिलेशन और इम्पॉर्टेंट है जो दोनों को रिलेशन बताता है। तो d/d लिख दिए। हाँ सर, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज BP × K। तो लिख दो BP × K। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो VG, यस सर, एक बार डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? K का होगा, तो BP भार प्लस फिर K भार निकालेंगे तो dP/dK। ये लो जी। ठीक है, अगला फॉर्मूला ये आ गया। आप चाहो तो K बराबर क्या होता है? 2π/λ, और D के बराबर क्या होता है? 2π/λ² dλ। तो यहाँ वैल्यू लिखोगे तो VG बराबर VP माइनस, हाँ जी, लैम्बडा ऊपर जाएगा, 2π से 2π कट जाएगा, और dVP/dλ आना चाहिए, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ये लो जी। कंडीशन देखते हैं कुछ। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि यदि आपको याद होगा dP/dλ कैसा हो? 0 हो, किसी भी फेज वेलोसिटी में लैम्बडा के साथ बदलाव ना हो, तो VG बराबर BP के होगा। मतलब ये होगा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। क्या होगा? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, माध्यम। यदि dVP/dλ कैसा हो? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? BG जो है वो छोटा हो जाएगा BP से। देखो, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में से कुछ घटेगा, तो जाहिर सी बात है ये ऐसा कंडीशन आएगा। ये होता है नॉर्मल डिस्पर्सन। क्या होता है? आपको याद है, इसको कहते हैं अपरिक्षेपित माध्यम। ये होता है परिक्षेपण, लेकिन कौन सा? नॉर्मल डिस्पर्सन। नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम कह दो या डिस्पर्सन कह दो। थर्ड जो कंडीशन है वो आपको भी दिमाग में आ गई होगी कि सर यदि नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो जुड़ के आएगा। इसका मतलब VG ज़्यादा हो जाएगा किससे? BP से। ये होता है असामान्य परिक्षेपण, या ये होता है एनामोलस डिस्पर्सन। ठीक है, चलिए साहब, बात आगे आपको समझ में। एक छोटा सा टॉपिक और हम आपको करवा देते हैं, हटा दें इसको।
एक कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान से समझो। आजकल क्या है कि VG मल्टीप्लाई BP के क्वेश्चन आ रहे हैं, या और कैसे आ सकता है, रिलेशन बिटवीन VG एंड BP। केवल वो आजकल आपसे अलग से BP और VG नहीं निकलवा रहा। पहले तो क्या होता था कि इस तरीके से क्वेश्चन दे देता था, ओमेगा बराबर 5 + 6K, आपसे पूछता था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, जैसे K² दे दिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VG एंड BP। तो आजकल इस तरीके से नहीं आ रहे। आजकल जैसे 2013 का क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो उसमें दिया था ओमेगा बराबर AK², तो पूछा था कि मल्टीपल बताओ, ठीक है। तो देखो जी, डी ओमेगा बाई डी के करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 2AK, और यदि ओमेगा के नीचे K लेके आ जाओगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा VG, ये हो जाएगा BP, और बताइए क्या हो जाएगा, A × K। जरा देखना यही आ रहा है क्या, A × K। ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो VG मल्टीप्लाई BP करेंगे तो VG की वैल्यू है 2AK, और ये कितना आ जाएगा, A × K। आएगा कि नहीं आएगा। अब A × K² 2A, और आपको ऐसा लिख देते हैं, लिख सकते हैं, और ये किसके हो जाएगा, ओमेगा के बराबर। तो ये आंसर था 2A ओमेगा, ऑप्शन बी था उसमें, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ द वेव। वेव के बारे में वैसे हमारे 11वीं क्लास में काफ़ी अच्छी बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी तीन तरह के हम वेव पढ़ेंगे। पहला, रस्सी में तरंगे, वेव इन स्ट्रिंग, रस्सी में मतलब वो भी स्ट्रेच रस्सी में, तनी हुई रस्सी में, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में वेव्स, रस्सी में तरंगे। यहाँ होती है, ध्यान रखना, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। कैसी होती है यहाँ पे, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं उनकी जो वेलोसिटी है आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगी T/m। ध्यान रखना, m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। कितना है, मास पर यूनिट लेंथ है। हाँ जी, v बराबर हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। और यहाँ पे T, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे क्या आ जाता है, m × L से जैसे हम वॉल्यूम निकालें तो V बराबर क्या होगा, वॉल्यूम की डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी होता है मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ। तो ये तो हो गया m, तो m × A लिख सकते हैं डेंसिटी, तो इसको लिख सकते हैं रो इंटू एरिया A। और आप चाहो तो टेंशन क्या होता है, ये T टेंशन होता है, ठीक है, तनाव होता है। तनाव में यदि एरिया का भाग लगाओगे तो हमको मिलेगा प्रतिबल। क्या मिलेगा, प्रतिबल बटे रो भी आप लिख सकते हो। और B बराबर क्या आ गया, n × लैम्डा। कोई आपसे फ्रिक्वेंसी पूछ ले तो n बराबर क्या लिखोगे, 1/λ T/m, ये प्रतिबल बटे एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एक वेव होती है, दूसरी वाली जो वेव हम पढ़ते हैं वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको कहते हैं पाइप में, ठोस क्षण में, ऐसा लिखो, ठोस क्षण में तरंगे। ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या होती है ये, लॉन्गिट्यूडनल, हाँ जी, ट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या होता है कि V बराबर y/d, डेंसिटी करो या रो करो, ठीक है। और यहाँ पे वही होता है, यहाँ पे होती है एक अनुदैर्ध्य विकृति। क्या होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ये जो विकृति है ये होती है del ψ/x, और ये जो साई है ये आपको गिवन होता है, ठीक है, फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पे चाहें तो प्रतिबल निकालना, कैसे निकालेंगे, प्रतिबल होता है y × विकृति, डेट del ψ/x, ऐसा लिख लो, ठीक है। बात आई समझ में, हाँ जी सर। यहाँ पे भी अपन ऐसे लिख सकते हैं n λ बराबर y/ρ, और चाहो तो n निकाल सकते हो 1/λ y/ρ, और लैम्डा बराबर 2L भी होता है, उसकी जो लेंथ है वो 2L के बराबर लेके चलते हैं। एक होती है तीसरा, गैसीय पाइप में। गैसीय पाइप में भी कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे। गैसीय पाइप में तरंगे, ठीक है, इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल होती है, लेकिन यहाँ पे अपन जो विकृति निकालती है वो निकालते हैं आयतन विकृति। क्या निकालते हैं, आयतन विकृति। न्यूमेरिकल आपको करवा दिए कई सारे, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और यदि आप हमसे प्रतिबल पूछोगे तो क्या लिखेंगे, प्रतिबल बराबर लिखेंगे आयतन विकृति गुणा
डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, आया कुछ समझ में? यस सर। और यदि हम आपसे के पूछोगे तो क्या लिखेंगे? प्रतिबल को कई बार पी से भी लिख देते हैं, माइनस भी आएगा, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स के बराबर क्या है? पी माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स के बराबर क्या है? माइनस पी डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, हाँ, एक इसका रिलेशन आता है, दैट इज़ वही सेम आता है इसकी तरह ही, v बराबर रूट के बाई रो। के क्या है यहाँ पे? आयतन विकृति है। अब तक हमने क्या देखा कि एक तो ट्रांसवर्स वेव पड़ी थी, उसकी वेलोसिटी कितनी आई थी? टी बाई स्मॉल एम। एक पड़ी थी लॉन्गिट्यूडनल फॉर ठोस क्षण के लिए, और ठोस क्षण में कैसी विकृति होती है? अनुदैर्ध्य विकृति। इस वजह से हम क्या लिखें? यंग मॉड्यूलस बाई, और ये आ जाता है घनत्व रो। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी फॉर गैस, गैस में क्या होता है? आयतन होता है, तो के बाई रो। ठीक है, इसको आप फ्रिक्वेंसी के टर्म में भी निकाल सकते हो, 1/λ लगा के, तो फ्रिक्वेंसी के टर्म में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है, यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन, किसकी बात करें? न्यूटन के अनुसार, तो न्यूटन कहता है कि गैसीय पाइप में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का संचरण है वो एक आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम है। कैसा है? समतापी प्रक्रम। और समतापी प्रक्रम में के बराबर क्या होता है? पी होता है, ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन, वेव की वेलोसिटी आती है पी बाई रो, जबकि ये जो कैलकुलेशन करते हैं साउंड के लिए तो ये करीबन 280 के आसपास प्राप्त होती है, जो कि गलत है, 332 होती है। फिर किसने संशोधन किया? लाप्लास ने कहा कि भैया बात ऐसी है कि ये जो किसी भी गैसीय पाइप में या हवा में जो अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण है वो एडियाबैटिक दोषम प्रक्रम है। क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस होने के कारण यहाँ जो के होता है, आपको याद है अच्छे से, हमने आपको खूब डिटेल में पढ़ाया था डिफरेंशिएशन करके कि के जो है बल्क मॉड्यूलस या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, गामा क्या होता है? गामा की दो वैल्यू हैं, 1 + 2/f, और एक और होता है गामा बराबर CP/CV। आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो यदि हम वेलोसिटी निकालें तो कितनी आ जाएगी? गामा पी बाई रो। और ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही आंसर देता है साउंड वेव के लिए, 332 मीटर पर सेकेंड। इसी के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते हैं। V1/V2 करोगे, माना आपको एक H2 दे दिया, एक आपको हीलियम दे दिया, तो ये मोनोएटॉमिक हो जाएगा, ये डाईएटॉमिक हो जाएगा। तो मोनोएटॉमिकली गामा निकालना पड़ेगा यहाँ से। मोनोएटॉमिकली गामा क्या होता है? 1 + 2/3, क्योंकि मोनोएटॉमिक मतलब एक परमाणु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो 3 5/3 आ जाएगा। फिर क्या लिखोगे? गामा लिखोगे। डाईएटॉमिकली 5 होता है, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम याद होगा आपको? 5 to 7/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? दोनों का गामा पी बाई रो करोगे। आप चाहो तो एम ओमेगा भी लिख सकते हो, अणुभार में भी कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? याद है किसी को? नहीं पता है? देखो, रो बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। चलो लिख के बताओ। वी बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? वेलोसिटी रूट गामा, नीचे आ जाएगा मास, ऊपर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, और ऊपर ऑलरेडी क्या है? पी भी बराबर क्या होता है? RT। ठीक है, यदि आप देखो पी भी बराबर KT लिखोगे तो आपको स्मॉल m लिखना है, पार्टिकल का मास, और यदि आप RT लिखोगे तो आपको क्या लिखना है? m ओमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। तो एक रिलेशन आ जाएगा VHE, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो देखो BHE मतलब गामा किसका? He का, और गामा किसका? H2 का, लेकिन मास किसका? H2 का, और मास किसका? मास का मतलब अणुभार He का। आपको सॉल्व करवा रखे हैं कई सारे क्वेश्चन, आप देख लेना। तो इस तरीके से हम पूरा वेव एंड ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिए हैं। लास्ट में एक EM वेव का छोटा सा टॉपिक है जिसको 12th में भी आप पढ़े हैं। EM वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इसमें एक E का क्षेत्र होता है, एक B का होता है। ये C वेग से गतिशील करती है। E और V जो दोनों फील्ड हैं उनके बीच में कोई भी कला नहीं होती, सेम फेज में मूव करते हैं। ध्यान रखना, उनके कंपोनेंट 90 पे होते हैं लेकिन मूव वो सेम फेज में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक एवरेज एनर्जी भी पढ़ाई थी। ऐसे क्वेश्चन में से बनेगा नहीं हमको, वैसा जितना लग रहा है। तो यदि एक होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, जिसको यू ही 1/2 एप्सिलॉन नॉट है ना, कितना था हम भूल गए शायद, E²। और बात करें यदि V एनर्जी की तो कितना होता है? V²/2 म्यू नॉट। ठीक है, ये तो है B का वैल्यू। यदि इसका आप एवरेज निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? UE बराबर म्यू नॉट E², ये मिलेगा आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0²। ध्यान रखना यहाँ आयाम आता है, क्योंकि E बराबर की वैल्यू कितनी होती है?
ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, ठीक है। और यदि आप इसका एवरेज लोगे तो 1/4 बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। लेकिन ध्यान रखना जब आप इसको सॉल्व करोगे एक फॉर्मूला लगा के, कौन सा, बी बराबर ई बाई सी, ठीक है, और सी बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। और हमको टोटल जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, चाहे तो ई नॉट स्क्वायर लिखें चाहे तो आप ये लिखें, दोनों बराबर हैं। ओके, ये नॉट स्क्वायर लगा देना बस। फिर हम कई बार मोमेंटम भी निकालते हैं, कई बार हम क्या निकालते हैं, एस एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी फ्लक्स, जिसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, और एक निकालते हैं इंटेंसिटी। तो 3 रिलेशन निकालते हैं। आप चाहो तो आई थिंक ये तो होता है u बाई सी, ये होता है u इंटू सी, और ये जो I होता है वही पॉइंटिंग वेक्टर होता है। तो इस तरीके से आपको कुछ रिलेशन निकलवाए थे, उन रिलेशन को एक बार लिख लेना, देख लेना, बहुत मुश्किल नहीं है।